हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर से मोशन चैप्टर लेकर आया हूँ, यानी गति चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे चाल, वेग, त्वरण, दूरी, विस्थापन, इन सब के बारे में भी मैंने आपको बताया था। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक समान त्वरणीय गति और असमान त्वरणीय गति, या एक समान वेग, एक समान चाल की गति और असमान चाल की गति क्या होती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अब गति के समीकरण की बात करते हैं कि यदि किसी वस्तु की चाल या किसी वस्तु का वेग जो है अगर असमान होता है, यानी उसकी वेग में लगातार वृद्धि हो रही होती है, तो वहाँ पे त्वरण कार्य करता है और उस केस में हम गति के समीकरण का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गति के जो समीकरण की अगर हम बात करें तो गति के हमारे पास तीन समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम बात करें तो v क्या है हमारे पास, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a को हम क्या कहते हैं, त्वरण, और t को हम क्या कहते हैं, समय। ठीक है, तो अंतिम वेग को हम एक और नाम से कहते हैं कि कुछ समय बाद का वेग। जैसे अगर हमने कहा कि एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है और 5 सेकंड बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो जिस वेग से वो जा रही है स्टार्टिंग में, वो उसका वेग हो जाएगा प्रारंभिक वेग, और कुछ समय बाद का जो वेग होगा वो कौन सा वेग हो जाएगा, अंतिम वेग। तो इसीलिए हम अंतिम वेग को क्या कहते हैं, कुछ समय बाद का वेग। ठीक है, त्वरण क्या होता है, जो कि हमें बताता है कि किसी वस्तु के वेग में किस दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, टी समय। ठीक है, वेग की बात करें तो वेग का मात्रक चाहे अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, दोनों का ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि ग्राफीय विधि से इन समीकरणों को हम कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से, तो ग्राफ के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राफ मैंने आपको बताया था कि अगर हम दूरी समय ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, दूरी समय ग्राफ खींचते हैं, तो दूरी समय ग्राफ में जो ग्राफ का स्लोप है वो हमें क्या बताता है, उसके वेग के बारे में बताता है। ठीक है, यानी अगर हम विस्थापन समय ग्राफ की बात करें या दूरी समय ग्राफ की बात करें तो उसमें ग्राफ का जो स्लोप है, यानी ग्राफ का जो ढलान है, हमें क्या बताता है, वेग के बारे में बताता है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो जिनको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं होता है तो वो जान लें कि ढलान के लिए यहाँ पे हम सीधी सी बात करें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, इतना डिटेल में तो हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, हम उसके बारे में 10th क्लास में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कि ढलान की बात करें, किसी भी चीज़ का अगर हम ढलान निकालते हैं तो ढलान का मतलब होता है वहाँ पे टैन थीटा। ठीक है, अब टैन थीटा निकालने के लिए, यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को निकालने के लिए, साइन हो चाहे कॉस हो या टैन हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को निकालने के लिए हमें समकोण त्रिभुज के बारे में जानना होता है कि समकोण त्रिभुज में कौन सी चीज़ें क्या होती है। तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज की बात करें, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा कौन सी भुजा होती है, कर्ण होती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा एक कर्ण के बराबर होती है। अगर हम कोई एंगल थीटा ले रहे हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा एक लंब के बराबर होती है। ठीक है, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, कर्ण को के से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बच जाती है भुजा हमारे पास वो कौन सी भुजा हो जाती है, आधार, जिसे हम ए से लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें साइन, कॉस और टैन तीनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, मतलब छोटी सी ट्रिक है हमारे पास, लाल बटे कक्का। ठीक है,
L से लंब, A से आधार और K से कर्ण। ठीक है, तो पहला जो टर्म होता है हमारे पास साइन, ठीक है, दूसरा टर्म होता है हमारे पास कॉस, तीसरा L यानी साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टैन होता है लंब बटे आधार। ठीक है, टैन क्या होता है? लंब बटे आधार। फिर इसके बाद तो इन्हीं तीनों का मेन हमें यहाँ पे सीखना है, बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस आपको 10th क्लास में मिलेगा। साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार। फिर अगर कॉट की बात करें तो कॉट होता है आधार बटे लंब, सेक की बात करें तो होता है कर्ण बटे आधार, और कॉसिक की बात करें तो होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, यानी लाल बटे कक्का। ठीक है, जिसमें हम साइन कॉस टैन की बात करते हैं, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आगे फर्स्ट डेरिवेशन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेशन का अगर हम ग्राफीय विधि देखें तो यदि किसी वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा होता है तो उसके ग्राफ को हम एक समान रूप से बढ़ रहा होता है, यानी एक समान त्वरणीय गति से वो बढ़ रहा होता है लगातार, तो उसके ग्राफ को हम कुछ इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दिखाया है कि कुछ समय पहले वो वस्तु विराम में ना होकर कुछ उसका वेग था। ठीक है, और वो वेग कितना था? उसका u वेग था। जैसे अगर हमने कहा कि अगर हम किसी ग्राफ को इस तरह से शो कर रहे हैं, यानी ये, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा होता है इसका? जो O पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट होता है? इसे हम बोलते हैं ओरिजिन, यानी मूल बिंदु 0,0। ठीक है, ओरिजिन यानी यहाँ पे जो भी वह पॉइंट है, इस पॉइंट पर उसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को यहाँ से ना शो करके कुछ ऊपर से शो करते हैं तो मतलब अब इसकी वैल्यू 0 ना होके कुछ है इसमें, यानी कुछ वैल्यू है इसकी, कुछ मीन्स मतलब कुछ भी मान है इसका। ठीक है, तो वैसे ही इस ग्राफ में दिखाया गया है कि प्रारंभिक जो मान है इसका, स्टार्टिंग जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है? u, और कुछ समय बाद यानी यहाँ से यहाँ तक t समय बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? v हो जाती है। यानी पहले वो u पर a पॉइंट पर था और बाद में वो कहाँ पहुँच गया? b पॉइंट पर पहुँच गया। ठीक है, तो अब इस डेरिवेशन को हम कैसे करेंगे? तो स्टार्टिंग में त्वरण बराबर क्या होता है? यानी वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, या हम एक तरह से कह सकते हैं कि वेग समय ग्राफ में अगर हमें त्वरण निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? ग्राफ के ढलान से। और ढलान हम कैसे निकालते हैं? टैन थीटा से। ठीक है, तो अगर हम टैन थीटा कैसे निकालें तो इस त्रिभुज को अगर हम देखें ABD, तो इसमें ये कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। और अगर हम ये कोण थीटा ले तो थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना हो गया हमारे पास? BD, और आधार कितना हो गया हमारे पास? AD। ठीक है, तो लंब बटे आधार। तो अब BD की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो BD की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यानी अगर BC में से अगर हम CD को माइनस कर दें, यानी V माइनस U। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कि V माइनस U। और अगर हम AD की बात करें तो AD किसके बराबर है? OC के बराबर है, और OC की वैल्यू हमारे पास कितनी है? T, तो उसको हमने लिख दिया T। तो A बराबर हमारे पास फॉर्मूला आ गया V माइनस U अपॉन T, जिसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिल जाता है? V माइनस U इज इक्वल टू AT, और यही V इज इक्वल टू आ जाता है U प्लस AT। तो ये हमारा हो जाता है गति का पहला समीकरण की फर्स्ट इक्वेशन की प्रूविंग। ठीक है, तो गति के प्रथम समीकरण की मदद से हम किसी वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात कर सकते हैं, उसके प्रारंभिक वेग को ज्ञात कर सकते हैं, या त्वरण को भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर हमें कोई 3 टर्म्स दिए हुए हों, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय दिया हो, तो हम उसका अंतिम वेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसे ही कोई दूसरा टर्म ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण से। ठीक है, लेकिन अगर हमें कभी दूरी को ज्ञात करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम गति का द्वितीय समीकरण लगाते हैं। तो आइए देखते हैं द्वितीय समीकरण। तो सेकंड इक्वेशन क्या है गति का? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ पे s क्या है, विस्थापन, बाकी u हम जानते हैं प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण। ठीक है, तो अब इसी ग्राफ की मदद से हम फिर से देखेंगे। तो हम मैंने क्या बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि दूरी वेग समय ग्राफ में ग्राफ का जो ढलान होता है वो उसके त्वरण को बताता है, लेकिन अगर वेग समय ग्राफ में ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो किसको बताता है, दूरी को बताता है। वेग समय ग्राफ में ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पूरे ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी ये जो ग्राफ है ये कितना एरिया हमारे पास कवर कर रहा है। ठीक है, तो कितना एरिया कवर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ की मदद से इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो ग्राफ का क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है हम इस ग्राफ का क्षेत्रफल कहाँ से निकालेंगे, ओ ए बी और सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ओ ए बी सी के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो ओ ए बी सी के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ओ ए बी डी सी ये क्या है, एक आयत है, और ए बी डी ये क्या है हमारे पास, एक त्रिभुज है। तो अगर हम आयत की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, लंबाई गुणे चौड़ाई, और अगर एक हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके क्षेत्रफल को आगे देखते हैं। ठीक है, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे कि जो हमारे पास कुल विस्थापन या कुल दूरी जो होगी वो हम कैसे निकालेंगे, आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई ओ सी और चौड़ाई कितनी हो गई, ओ ए। ठीक है, तो ओ सी इंटू या ओ ए इंटू ए डी, कोई भी ऐसे हम लिख सकते हैं। लंबाई आमने सामने की बराबर होती है और ये चौड़ाई भी आमने सामने की बराबर होती है, तो उसको हमने लिख दिया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू ए डी इंटू बी डी। ठीक है, तो ओ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यानी इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, लंबाई अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो u है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है वो कितनी है, यानी O से A तक की वैल्यू जो है वो कितनी है, u है, और A से D तक की वैल्यू जो है वो कितनी है, t है। तो इसको हमने लिख दिया u इंटू टी। ठीक है, फिर इसके बाद 1/2। अब AD की वैल्यू का अगर हम बात करें तो AD की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो AD की वैल्यू हमारे पास t है, और BD की वैल्यू की अगर हम बात करें तो फिर से हमें इतनी वैल्यू को ज्ञात करना है। ठीक है, BD की वैल्यू को, BD की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, BC माइनस DC। ठीक है, यानी जब हम BC में से DC को माइनस कर देंगे तो हमें BD की वैल्यू मिल जाएगी। तो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, V, और CD की वैल्यू क्या है हमारे पास, U, यानी BD की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, V माइनस U। ठीक है, तो V माइनस U इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया UT प्लस हाफ V माइनस U इंटू टी। अब गति के पहले समीकरण को अगर हम देखें तो पहला समीकरण हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू U प्लस AT, और इससे अगर हम U को इधर लेके आएँ तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा V माइनस U इज इक्वल टू AT, जिसको हम पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारे पास गति का दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस समीकरण की मदद से हम किसी भी वस्तु का विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं, या इसी समीकरण की मदद से अगर हमें कोई भी 3 टर्म्स दिए हों, कोई भी 2 टर्म्स दिए हों, जैसे वेग दिया हो, प्रारंभिक वेग और समय दिया हो, तो हम विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं, या फिर दूरी दिया हो और समय दिया हो तो हम उसका प्रारंभिक वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ नेक्स्ट डेरिवेशन जो है गति का तीसरा समीकरण, वो हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। और सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू क्लास।